सो वी वर टॉकिंग अबाउट द डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री एनालिसिस एक्चुअल में हेल्प करता है हमें कि यार अगर मैं एक खास पर्टिकुलर डिसीजन लेता हूँ तो फिर क्या चांस है कि एक खास चीज हो जाए। ठीक है, हम जनरली ये करते हैं कि यार अगर मैं ये डिसीजन लेता हूँ तो 30% चांस है कि ये हो जाएगा और लेट्स से 70% चांस है कि ये हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता और उसकी जगह ये डिसीजन लेता हूँ तो फिर क्या है, उसके बारे में हम कहते हैं कि यार लेट्स से 40% चांस है कि ये हो जाएगा और 60% चांस है तो ये हो जाएगा। अब मैं ये टोटल देखना चाहता हूँ कि यार मैं कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेहतर है। तो इसका एनालिसिस आप करने के लिए ना इस तरह का एक डिसीजन ट्री बनाते हो। लेकिन ये डिसीजन ट्री एनालिसिस अकेला आपको डिसीजन लेने में कोई ज्यादा हेल्प नहीं करता अनलेस कि मैं इसके साथ कोई और टेक्निक अटैच करूं। ये तो अब मुझे समझ आ गया, जैसे मैं ये प्रॉब्लम डिफाइन कर लेता हूँ डिसीजन ट्री के ऊपर तो मुझे एडवांटेज ये होता है कि यार मुझे क्लैरिटी आ जाती है कि यार अगर ये डिसीजन लेता हूँ तो इसमें मेरे पास 30% चांस है कि ये हो जाएगा, 70% चांस ये हो जाएगा। एंड इसी तरह दूसरा अगर डिसीजन लेता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ 60% चांस है कि ये हो जाएगा और लेट्स से 40% चांस है कि ये होगा। तो मुझे क्लैरिटी की हद तक तो ये एनालिसिस करने में हेल्प होता है, बट दिस इज अलोन, दिस थिंग इज नॉट इनफ। मुझे कोई वैल्यूज अटैच करनी पड़ेगी। जैसे मैं वैल्यूज अटैच करूंगा तो यहाँ पे मैं कहता हूँ लेट्स से, जैसे अभी मैं कह रहा था कि 30% चांस है कि ये होगा और मैं कहता हूँ 30% चांस ये है कि आपको लेट्स से 4000 का नुकसान होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ 70% चांस ये है कि आपको 1000 का फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये नीचे वाले डिसीजन करते हैं तो उसमें मैं कहता हूँ लेट्स से 60% चांस ये है कि आपको 2000 का या 1500 का लॉस होगा और यहाँ पे 40% चांस ये है कि आपको 6000 का फायदा होगा। अब कौन सा डिसीजन बेहतर है? ये मैंने आपको जैसे भी थोड़ी देर पहले कहा, जहां पे भी एक चीज आ जाए कि इफेक्ट ये है और प्रोबेबिलिटी ये है, वहां पे आप प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करके ये आंसर देंगे। जब भी देंगे प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट को इधर मल्टीप्लाई किया, इसी तरह प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट को इधर मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। मैं आगे बताता हूँ कि करते कैसे। अगेन ये करना इस तरह नहीं आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट की मल्टीप्लीकेशन डिसीजन ट्री में आपके पास आ सकती है। ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो को मैं ये कहता हूं, मैं आपको बस इसको जल्दी से सम अप कर देता हूं, आप इसको पॉज करके खुद बेशक पढ़ लीजिएगा कि आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एक कोई प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च किया, आपने बनाई और लॉन्च लॉन्च की इस्लामाबाद पिंडी में, तो बहुत अच्छी चल गई। अब आप उसको कराची में भी भेजना चाह रहे हो। अब जब आप कराची में भेजते हो या भेजने के लिए आपने ये देखा कि यार एक रिस्क है, अगर मैं इसको कराची में लॉन्च करता हूँ तो वहां पे एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया और वो रिस्क ये है कि यार 60% चांस ये है कि कराची में डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट की इट विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और 40% चांस ये है आपकी कराची में डिमांड कम होगी, आपकी प्रोडक्ट की वीक होगी। अच्छा, अब 60% चांस है डिमांड अच्छी होने का और 40% चांस है कि डिमांड वीक होने का। एक और इससे रिलेटेड रिस्क है कि अगर आपने ये जो आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है जिसके जरिए आप ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, पिंडी और इस्लामाबाद में वो अपनी प्रोडक्ट्स सप्लाई कर रहे हो, ये आपके लिए काफी होगी या नहीं काफी होगी? आपको लगता है कि ये काफी नहीं होगी तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं अपना इस प्लांट के साथ इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं एक नया प्लांट ले लेता हूँ। अब ये दो डिसीजंस हैं मेरे पास, क्या मैं प्लांट नया ले लूं या मैं अपने पुराने ही प्लांट को थोड़ा सा अपग्रेड कर लूं कि वो कराची वाली डिमांड्स को मीट कर सके। लेकिन जाहिर है अपग्रेड कराऊंगा तो एक हद तक ही अपग्रेड हो सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं जाएगा। तो अब ये जो अपग्रेड कराता हूं तो क्या होगा, और नया प्लांट लेता हूं तो क्या होगा, उसकी कुछ डाटा आपके सामने है। वो कहता है न्यू प्लांट अगर आप खरीदते हैं तो आपको इस डिसीजन के 120 मिलियन भरने पड़ेंगे और अगर आप अपग्रेड कराते हो तो ये अपग्रेडेशन वाला काम सिर्फ 50 मिलियन में हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप न्यू प्लांट ले लेते हो तो जाहिर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी
और जब डिमांड स्ट्रांग होगी तो वो डिमांड स्ट्रांग को मीट कर लेगा और उसके नतीजे में आपको 200 मिलियन का फायदा होने का उम्मीद है। लेकिन अगर आपकी डिमांड वीक हुई तो फिर आपको जस्ट 90 बिलियन का प्रॉफिट होगा। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप ये जो अपग्रेडेशन की बजाय सॉरी न्यू प्लांट लेने की बजाय आप अपग्रेड करते हो तो फिर क्या है, अपग्रेड कर भी लिया तो हाई डिमांड में आपका प्रॉफिट सिर्फ 120 मिलियन जाता है। यहाँ पे आपने देखा नए प्लांट की सूरत में जब स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है तो आपका प्रॉफिट के चांस 200 मिलियन का है। लेकिन अपग्रेड कराने के केस में बेशक डिमांड स्ट्रॉन्ग भी है लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो 120 मिलियन आता है। अच्छा, इसी तरह जब वीक डिमांड होगी तो 60 मिलियन का प्रॉफिट है। अब आपको क्या डिसीजन लेना है, would you go for a new plant or you would go for a upgradation of the plant? ये सिनेरियो डिसीजन ट्री पे सिर्फ ये सिनेरियो पुट करना या रिप्रेजेंट करना आ जाता है। अब डिसीजन ट्री के अंदर कुछ नोड्स होते हैं, वो क्या क्या है। एक आपके पास होता है डिसीजन नोड। डिसीजन नोड का मतलब ये है कि ये वो नोड है जो रिप्रेजेंट करता है आपको चॉइसेस का कि यार मैंने बिल्ड करना है या नया प्लांट बिल्ड करना है या पुराने को ही अपग्रेड करना है। ये आपका डिसीजन नोड है। अच्छा, डिसीजन नोड जनरली ये रेक्टेंगल की शक्ल में आपके सामने आता है। ओके, अब मैं कहता हूं कि यार अब मैं बिल्ड करूंगा, ये एक डिसीजन है, और अपग्रेड करूंगा, ये दूसरा डिसीजन है। अगर मैं बिल्ड करता हूं तो 120 की इन्वेस्टमेंट है और अगर अपग्रेड करता हूं तो 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है। पहली बात तो ये हो गई। दोनों सूरतों में कराची में मेरी जो डिमांड है उसके दो चांस है। या तो डिमांड हाई होगी, स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी मेरे प्रोडक्ट की, या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड लो होगी, चाहे मैं न्यू बिल्ड कर रहा हूँ चाहे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। दोनों सूरतों में ये दो ही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। तो ये है चांस नोट कि 60% चांस ये है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी, 40% चांस ये है कि वीक डिमांड होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड होती है तो मेरे पास 200 मिलियन वो पॉजिटिव आता है और अगर वीक डिमांड होती है तो 90 मिलियन पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। अच्छा, और इसी तरह अगर वी इधर आते हैं अपग्रेड कर रहा हूँ प्लांट, तो फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड के केस जो 60% चांस है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग होगी, मैं 120 मिलियन करता हूँ और दूसरे केस में मैं 60 मिलियन करता हूँ। अब मेरे लिए कौन सा डिसीजन बेहतर है, तो मैं दोनों डिसीजंस की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकाल लूंगा। सो दैट मींस डिसीजन ट्री अकेला नहीं है, डिसीजन ट्री ये बन गया है लेकिन उसकी उस पर डिसीजन लेने के लिए जनरली हम कोई और टेक्निक साथ यूज करते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यूज कर लेता हूँ और एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू के अंदर अभी आपने पढ़ा था कि हम प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं जो भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी उसका लॉस या प्रॉफिट आ रहा है उससे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 0.6 को या 60% को मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 200 से, प्लस 0.4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 90 से, तो मुझे बिल्ड डिसीजन की ये जो बिल्ड डिसीजन है उसका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन जाहिर है एक खास प्रॉफिट जो भी आया उसमें से मैं ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट माइनस कर दूंगा। लेट से मैं कहता हूँ 200 प्रॉफिट होगा, तो उसमें मैं कह रहा हूँ कि लेकिन नया प्लांट लगाने की 120 की कॉस्ट भी तो है, तो 20 बिलियन माइनस 120 कहूंगा तो मैं कहूंगा मुझे 80 मिलियन यहाँ पे सेव हो रहा है या होने का चांस है। और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग डिमांड हुई तो भी, वीक डिमांड हुई तो भी। लेकिन एक्चुअल में आप प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट ही मल्टीप्लाई कर रहे हो। देखिए 200 मेरे पास इम्पैक्ट है और 60 मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। 60 को मैं 0.6 कहूंगा ऑब्वियसली। तो अब इसका मतलब है मैं इस वाले नोड की, ये जो मेरा एक पाथ आ रहा है, इस पाथ की फाइनल वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो वो क्या है। इस पाथ की फाइनल वैल्यू ये है कि मैं कहता हूं 200 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये मेरे पास आता है 120 मिलियन। यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 करूंगा तो 120 मिलियन आएगा। लेकिन मैंने 200 मिलियन, ये सॉरी, अच्छा एक दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड, मैंने आपको पहले वर्बली दूसरा मेथड बताया, पहले ये वाला बताता हूँ फिर उस पर भी बताता हूँ। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि यार 200 मिलियन मैंने सेव करना है लेकिन 120 मिलियन मेरा लग भी तो रहा होगा। तो 200 माइनस 120, ये मेरे पास 80 मिलियन आ जाता है। अब मैं 80 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 से, तो मुझे इस पाथ का फाइनल फिगर आ जाएगी 80 मिलियन। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इससे
मैंने 200 मिलियन में से जो मेरा फायदा है, प्रॉफिट है, उसमें से 120 माइनस किया, तो नेट सेविंग मेरी 80 मिलियन आई। अब 80 मिलियन के आने का चांस कितना है? 60%। तो मैं 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 कर दूंगा। इसी तरह मैं दूसरा पाथ देखता हूं, तो दूसरे पाथ में क्या हो रहा है? दूसरे पाथ में मेरे पास 90 माइनस 120 करता हूं, तो बेसिकली मैं 120 लगाऊंगा न्यू प्लांट पे, और अगर वीक डिमांड हुई तो मुझे 90 मिलियन बचेगा, मींस 30 मिलियन का मैं नुकसान कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो वो मेरे पास -30 उसकी वैल्यू आ गई। तो अब मैं -30, ये मेरे पास इम्पैक्ट है, मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 एंड -30 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, और इन दोनों को जब मैं सम कर लूंगा, तो मुझे इस प्लांट का एक इफेक्टिव मॉनेटरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं नीचे वाले को भी करता हूं, और नीचे वाले में देखें, मैंने 50 मिलियन लगाया और 120 सेव किया, तो दैट मीन्स मेरे पास 70 मिलियन नटशेल आ गया। तो 70 मिलियन के कमाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.6। और इसी तरह दूसरा देखूं, तो 60 मिलियन माइनस 50 मिलियन, अगेन यहाँ पे 10 मिलियन मेरे पास आता है, पॉजिटिव है ये भी, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास फैसला करना थोड़ा सा आसान हो गया है। ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी है, और वो क्या है? पहले केस में 0.6 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 80 आ रहा है वो मैंने किया, प्लस जो दूसरा चांस चांस इसको हम चांस नोट कहते हैं, तो जो दूसरा चांस नोट है वो क्या है? 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये वैल्यू आ गई। और इन दोनों को जब मैं सम करता हूँ, तो मेरे पास 36 मिलियन इसकी मॉनेटरी वैल्यू आ रही है बिल्ड करने की। अब इस केस में क्या? 70 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.4, और ये मेरे पास वैल्यू जो आती है दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 46 मिलियन। तो आपके ख्याल में एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू किस डिसीजन की ज्यादा है? ऑब्वियसली 46 मिलियन वाला अपग्रेड करने वाली चीज की ज्यादा है, तो आई वुड गो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो मैं फाइनल डिसीजन जो है ईएमवी का, 46 मिलियन वो लार्जर है, इसलिए आई वुड गो फॉर द अपग्रेडेशन। तो ये मेरे पास डिसीजन नोड या डिसीजन ट्री अलोंग विद एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। एक इसका तरीका ये है, दूसरा तरीका मैं बस सरसी से मैंने पहले मेंशन किया, फिर कर देता हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, आप एक ही तरीके के साथ चेक करें चाहे ये करने। वो ये क्या था कि मैं 80 मिलियन सॉरी यहाँ पे 200 मिलियन को इसके साथ कर देता हूँ, एंड 90 मिलियन को इसके साथ कर देता हूँ, और जो कंबाइंड इफेक्ट आता है उसमें से 120 एक ही दफा माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो एक ये भी तरीका, बट अगेन आप इसी तरीके के साथ, बेशक जिसकी स्लाइड बनी हुई है, ये पिमबॉक गाइड की ये फिगर है, उसके पीछे जो सिनेरियो वो मैंने खुद जनरेट किया है, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जांपल बिल्कुल इन्हीं वैल्यूज के साथ पिमबॉक गाइड किया है, लेकिन वो सिनेरियो उन्होंने नहीं बताया हुआ, सिनेरियो मैंने खुद जनरेट किया हुआ। ठीक है, अच्छा एक और है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स आ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सामने तस्वीर लगा के, कि मैंने एक प्लॉट जो है, लेट्स से आपने इसकी वो साइंस पढ़ लीजिएगा, इसकी अंग्रेजी जो है ना ये पढ़ लीजिएगा। अगर मैं एक प्लॉट जो है उसके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, उसको बाय करता हूँ, तो उसकी फीस है $300,000, और दूसरा ये है कि वो प्लॉट जो है ना वो लेट्स से देहाती है या शहरी है, उसको वो जो रीजोन करना होता है, आप उसको कमर्शियल बनाने के चक्कर में या अदरवाइज प्लॉटिंग के चक्कर में उसकी एक फीस है 5,000 की। तो 3,000 ये प्लस 5,000 ये, और अगर मैं बाय नहीं करता, तो ना मैं कोई प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना कोई गेन कर रहा हूँ, जीरो। तो अब मैंने डिसीजन करना है बाय करूँ या ना करूँ, बस ये फैसला करना है। मेरे पास एक प्लॉट है, एक अपॉर्चुनिटी आई या कुछ सेल हो रहा है, और उसको मैंने देखना है कि मैं क्या करूँ, या उस पर घर बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, वट। अच्छा, अब चांस क्या है? चांस ये है कि यार मेरी जो रीजोनिंग की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव होने का चांस है 60%। ठीक है, और अगर ये 60% मेरा वो जो प्लॉट है, जो जो भी वो मैं जमीन खरीद रहा हूँ, वो उसकी प्लॉटिंग अप्रूव हो गई, तो फिर मेरी वो जो 300 की चीज मैंने खरीदी है वो 350 की बिक जाएगी। दैट मीन्स 350 के बिकने का चांस 60% है। लेकिन एक चांस ये भी है कि मेरी वो प्लॉटिंग की रिक्वेस्ट या वो जो प्रॉपर्टी मैं बनाना चाह रहा हूँ सोसाइटी, वो अप्रूव ही ना हो। उस अप्रूव ना होने के केस में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, जाहिर है,
वो आगे मैं बताता हूँ कि क्या होगा। लेकिन मुझे ये 5000 की फीस तो किसी न किसी सूरत ये भी जाएगी और जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो भी जाएगी। मुझे इस लैंड को किसी तरह डंप करना पड़ेगा। अब वो डंप कैसे करूंगा मैं? अब वो कहता है कि यार डंप करना पड़ेगा। पहले वाले का वो केस सीधा सीधा है कि मैंने 350 लगाया यहाँ पे, ये बेचा, 350 मेरी अर्निंग हुई, माइनस 300,000 जो खरीदा, प्लस 5000 ये भी है। तो मेरे पास ये दोनों माइनस करके, कॉस्ट माइनस करके जो इनकम हो रही है वो मैं देखता हूँ नेट इनकम 45,000 है। दैट मीन्स 60% चांस ये है कि मैं अगर खरीद लेता हूँ एंड अगर मेरी रीजोनिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो मुझे 45,000 बचेगा। लेकिन अगर रीजोनिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है जिसके चांसेस 40% है तो क्या है? उस केस में मैं कहता हूं कि यार मुझे ये प्लॉट एज इट इज डंप करना पड़ेगा। अगर मैं डंप करता हूं तो मुझे 250 मतलब 250,000 का ये बिकेगा। तो मैंने स्पेंड किया 305,000 और उसको जान छुड़ाने के लिए जब मैंने प्लॉट फारिग किया या जमीन वो फारिग की तो मुझे 250 मिलियन दे रहा हूं। तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो तकरीबन 55 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक डिसीजन नोड और आ गया कि मैंने जब रीजोनिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट होती है तो मेरे पास चॉइस है, या तो मैं उसको डंप कर दूं नुकसान में, या फिर मैं अपील में जाऊं और मैं कहूं ये आपने कैसे रीजोनिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की है। अगर मैं अपील में जाता हूं तो उसकी भी मुझे 5,000 फीस देनी पड़ती है। अब अपील जब होगी तो फिर मेरे पास एक सिनेरियो आता है कि यार फैसला क्या हो सकता है। अपील अप्रूव भी हो सकती है, अपील रिजेक्ट भी हो सकती है। तो मैं कहता हूँ अच्छा, ये जो डंप के केस में जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 55,000 का नुकसान हो रहा है मुझे सीधा सीधा, 300,000 की खरीदी, 5,000 की मैंने जोनिंग फी की रिक्वेस्ट दी और मुझे एक्चुअल में जो एंड पे आउटपुट मिल रहा है वो डंप करना पड़ रहा है और वो 250 मिलियन में करना पड़ रहा है। तो मैं नेगेटिव 55,000 मेरे पास आ रहा है या 55,000 का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपील में जाता हूँ तो फिर दो चांसेस अगेन, फिर एक ये है 90% चांस ये है कि मेरी अपील रिजेक्ट हो जाएगी। सही है। अब अगर 90% चांस ये है कि अपील रिजेक्ट होती है तो फिर मुझे करना वही डंप ही पड़ेगा। जब अपील रिजेक्ट हुई तो मुझे ज़ाहिर है फिर उसका जान छुड़ानी है उस लैंड से, तो वो 250 मिलियन ही मिलेगा। तो अब क्या हुआ, 300 का खरीदी प्लस 5,000 मैंने रीजोनिंग की रिक्वेस्ट पे खर्च किया और फिर 5,000 अपील पे भी खर्च कर दिया। तो बेसिकली अब मेरा 250 में से माइनस होगा ये 300 भी, ये 5,000 भी और ये 5,000 भी। ठीक है, तो तकरीबन इस केस में मुझे 60,000 का नुकसान होगा। लेकिन अगर मेरी अपील अप्रूव हो जाती है जिसका चांस सिर्फ 10% है तो फिर मैं उसे वो 250 के बजाय वो जो ओरिजिनल था मेरा प्लान कि 350 का भेजूंगा, तो उस केस में हम लेट्स से मैं 300 लगाता हूँ प्लस 5,000 ये लगाता हूँ और मैं 350 में बेच देता हूँ। अब मैं अस्यूम ये कर लेता हूँ, दो अजम्पशन हो सकती है। एक ये कि जब मेरी अपील अप्रूव हो जाती है तो कहते हैं अब आपको अपील के पैसे वापस कर देते हैं, और ये भी हो सकता है कि अपील के पैसे वैसे ही लगे रहें। ठीक है, इट डिपेंड्स। आप कोई भी एक एग्जांपल समझने के लिए आप कुछ भी कर लें। तो हम कहते हैं कि यार 350 की बिकेगी जिसमें से 300 उसकी ओरिजिनल प्राइस है, माइनस 5,000 वो रीजोनिंग की फीस है, और ये जो मेरी अपील की फीस है वापस नहीं हुई, तो 40,000 मुझे बचता है। तो अब मैं कहता हूँ कि यार मैं क्या करूं, खरीदूं या फिर ना खरीदूं। अगर नहीं खरीदता तो वो जो लेट्स से जो ये मैंने 3 लाख लगाना है, ये मेरे पास 300,000 लगाना है, वो 300,000 का 300,000 ही मेरे पास बचा रहेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस। इधर हम देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं अपील पे जाऊं या ना जाऊं। तो मैं कहता हूं अपील पे जाने की मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, या एक्सपेक्टेड, सॉरी नेट प्रेजेंट कह रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू क्या है। उस केस में व्हाट आई वुड डू, ये मेरे पास एक नोड है -60 जिसका होने का चांस है 90.9 प्लस 40,000 जिसके होने का चांस है 0.1। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 90 से और इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, और इसकी मैं अब एक नेट वैल्यू निकालना चाहूंगा। ठीक है, और वो मैंने यहाँ पे कर दी कि -60 मल्टीप्लाइड बाय 0.9 प्लस 40,000 ये जो पॉजिटिव है मल्टीप्लाइड बाय दिस, और ये मुझे नुकसान हो रहा है। अपील में जाने का जो मेरी वैल्यू है वो है -50,000।
लेकिन अगर मैं अपील में नहीं जाता तो क्या नुकसान है? -55,000 अगर मैं डंप कर देता हूँ डायरेक्टली अपील में जाने के बजाय, तो मैं -55,000 लूज कर रहा हूँ, और अपील में जाता हूँ तो 50,000 लूज कर रहा हूँ। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है? ऑब्वियसली जहाँ पे लॉस कम है, तो मैं एक कम हो फैसला रहा कर, बिजनेस। कम हो रहा, तो अब मैं फैसला ये कर लेता हूँ कि यार 55,000 इधर लूज करना है, 50,000 इधर लूज करना है। तो अगर मेरी रीजोनिंग की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई तो मैं इन एनी एनी केस अब अपील पे जाऊंगा। एक फैसला हो गया मेरा। पहला ये यहाँ पे दूसरा डिसीजन आया था ना कि डंप करूं या अपील करूं, एक डिसीजन मैंने कर लिया। अब वापस आते हैं। अब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, वो जो पिछली एग्जांपल है उस तरह की चीजें बन गई कि अगर रीजोनिंग की रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो मुझे 45,000 बचेगा, जिसका चांस है 60%। और अगर अपील या रीजोनिंग रिजेक्ट हो जाती है तो ज़ाहिर आगे मैं अपील वगैरह करूंगा, बट एक्चुअली उस केस में मुझे 50,000 का नुकसान होना है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। तो अब मैं क्या करूंगा, 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस -50 मल्टीप्लाइड बाय 4.4, और ये मुझे 7,000 बचता है इस केस में। अगर मैं बाई करता हूं तो 7,000 का फायदा है, और अगर मैं बाय नहीं करता तो क्या है, जीरो का। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू नाउ? आई वुड गो फॉर द बाय डिसीजन। क्लियर? ये है डिसीजन ट्री एनालिसिस। इतनी एडवांस्ड एग्जांपल्स नहीं आएंगी। मैंने आपको अगेन कहा कि जितना भी मैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मसलन मॉन्टे कार्लो के बारे में अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हम सिमुलेशन रन करते हैं, मल्टीपल 1000 टाइम्स करते हैं, उससे हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलता है, या एक एस कर्व आता है, उसके जरिए से हम ये चेक कर सकते हैं कि यार क्या परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मेरा एक गिवन स्केजुअल आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा एक बजट के अंदर चीज पूरी हो जाएगी। दूसरा हमने कहा वो सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसमें हमने टोर्नाडो डायग्राम देखा। इसी तरह हमने कहा डिसीजन ट्री हमें हेल्प करता है कि अगर हम एक डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चांसेस हैं होने के, और उसके अंदर हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू को भी डाल के देख लेते हैं, तो हमें डिसीजन करना डिफरेंट डिसीजंस में से कौन सा डिसीजन बेहतर है उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बस इतना काफी है। ठीक है जी। अच्छा, नाउ can you imagine how information like this will help you gain support for the project management in the real world? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेव्स टाइम। ये आप याद रखें कि जब आप ये सारे काम करें, इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई बड़े मजे की। Imagine that you have just done the first calculation of expected value of high priority risk. फॉर एग्जाम्पल अब आप जरा उस सिनेरियो में वापस जाएं जो हम पढ़ रहे थे। वो ये पढ़ रहे थे कि हमने अपने रिस्क को क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस के जरिए रैंकिंग कर ली। अब जब रैंकिंग हो गई तो हमने कहा हाई प्रायोरिटी रिस्क ना ये है हमारे पास। इन हाई प्रायोरिटी रिस्क का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करो कि इनका कंबाइंड इफेक्ट मेरे प्रोजेक्ट पे क्या है। हमने वो कंबाइंड इफेक्ट निकाला, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली हाई प्रायोरिटी रिस्क की, और हमने मॉन्टे कार्लो एनालिसिस किया, और उसके नतीजे में हमने कैलकुलेट किया कि यार हमारा जो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर पॉसिबल नुकसान है या जो बजट ओवरशूट कर सकता है वो $98,000 हमें लगाने पड़ेंगे, या हमें 98,000 का कॉन्टीजेंसी रिजर्व रखना पड़ेगा। ये जो हाई प्रायोरिटी रिस्क है अगर ये अकर करते हैं, इनकी मैंने एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू निकाली या इनका मॉन्टे कार्लो एनालिसिस किया। लेकिन उसके बाद मैं अगले प्रोसेस में जाता हूँ। अगला प्रोसेस है मेरा पास प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस का। अब मैं जब रिस्क रिस्पॉन्सेस प्लान करता हूँ उसके जरिए मैं काफी सारे रिस्क को रिड्यूस कर देता हूँ, कुछ को 100% अवॉइड कर देता हूँ वगैरह वगैरह, किसी की प्रोबेबिलिटी कम कर देता हूँ, किसी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। और अब मैं दोबारा से या तो मॉन्टे कार्लो एनालिसिस करता हूँ, या ऑब्वियसली जैसे मैं ये जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है ये चेक करता हूँ। और अब मुझे पता चलता है कि यार अब मेरा प्रोजेक्ट मैक्सिमम भी ऊपर गया तो वो सिर्फ 12,000 एक्स्ट्रा जाएगा। दैट मीन्स अब मुझे कॉन्टीजेंसीज अगर चाहिए हो तो वो कॉन्टीजेंसी रिजर्व वुड बी ऑफ ओनली 12,000। तो कहाँ $98,000 और कहाँ आपके पास $12,000। आपने मैनेजमेंट का 86,000 जो ब्लॉक हो जाना था अगर आप ये रिस्क रिस्पॉन्स या रिस्क मैनेजमेंट ना करते, वो जो ब्लॉक हो जाना था वो आपने बचा लिया। और आपने कहा कि नाउ वी ओनली नीड दिस मच डॉलर। और ये है ब्यूटी या मैजिक ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस एज वेल एज ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली सेव्स योर टाइम एंड मनी, ये याद रखिएगा। और ये इसी तरह इन्हीं अमाउंट्स में सेव करता है। ठीक है जी। सो ये आपको एक जर्नल आइडिया देने के लिए
मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया। तो इसका जो आउटपुट है, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि अभी मुझे पता है वो ऊपर हो गया टाइम, लेकिन जस्ट गिव मी 2 मिनट्स में ताकि ये प्रोसेस यहाँ पे कंक्लूड कर लूँ। आउटपुट क्या होगा इसके नतीजे में, मेरे पास एक प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड क्वांटिफाइड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट रिस्क आ जाएगा। अब ये प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट कैसे आई, वो आपको याद है? हमने क्या कहा कि एक हमने टोर्नेडो डायग्राम बनाई थी जिसके हमने ये कहा था कि हाई प्रायोरिटी रिस्क कौन कौन है, ये तो हमने पता कर लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट स्केड्यूल पे कौन सा रिस्क कर रहा है हमें वो पता चल गया। उससे काम कौन सा कर रहा है, उससे काम कौन सा कर रहा है, उससे काम कौन सा कर रहा है, एक ही है। इसी तरह सबसे ज्यादा हमारे पास कॉस्ट पे इफेक्ट कौन सा कर रहा है, उससे काम कौन सा कर रहा है। तो ये हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस या टोर्नेडो डायग्राम में डिसाइड किया था। फिर द क्वांटिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मोंटी कार्लो में हमने कहा कि कितने परसेंट चांस है कि मेरा 6 मंथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, कितने परसेंट चांस है कि मेरा बजट जो है वो इतना होगा। तो ये भी हमें इसी क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के आउटपुट पे मिलता है। उसके बाद ट्रेंड्स इन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, जैसे जैसे हम क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस करते हैं बार बार और उसके अंदर हम अपने रिस्क रिस्पॉन्सेज की प्लानिंग या अदरवाइज चेंजेस प्रपोज करते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि यार उन चेंजेस की वजह से अब मेरा इफेक्ट, फॉर एग्जांपल पहले मेरे पास प्रोबेबिलिटी थी 75% चांस था कि मेरा बजट इसी बजट के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट चेंजेस आई या टाइम गुजरा और मैंने दोबारा एनालिसिस किया और अब मुझे पता चलता है कि मेरे पास 85% चांस है कि 80 इस 8 लाख में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इज इट पॉजिटिव और बैड? अब वक्त के साथ मेरी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि इसी बजट के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इट इज गुड। लेकिन अगर ये हो जाता है 65, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार ऐसा ऐसा मेरी प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब है रिस्क बढ़ता जा रहा है फिर से। ठीक है। सो ये आपको आउटपुट पे कुछ फायदे मिलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, लेकिन अगेन एज यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इट्स नॉट दैट इजी। इसकी वजह से मेरे ऊपर ना अच्छी खासी कॉस्ट आती है एंड यू नीड सम एक्सपर्टीज। इसी वजह से हमने कहा था कि इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। समटाइम्स आपके पास हाई प्रायोरिटी रिस्क होते भी हैं बट स्टिल यू थिंक कि यार मैं क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस शायद ना ही करूं तो बेहतर है, बिकॉज आई कैन नॉट डू इट मे बी। अच्छा, फिर मेरे पास इनिशियल कॉन्टीजेंसी टाइम एंड रिजर्व या जो चाहिए वो आ जाते हैं। इनिशियल से यहाँ पे क्या मुराद है? इनिशियल से मुराद ये है कि मैंने अभी चेक किया, जैसे अभी वो फिगर थी हमारी 98,000 वाली, इतना मुझे एक्स्ट्रा चाहिए होगा। लेकिन इसके बाद हम रिस्पॉन्स प्लानिंग करेंगे तो फिर आके इसको दोबारा देखेंगे कि यार अब कितना चाहिए। तो इनिशियल जो मुझे कॉन्टीजेंसी रिजर्व चाहिए या कॉस्ट रिजर्व या टाइम रिजर्व, वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जब आप प्लान रिस्क रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर आप फाइनल करेंगे कि यार नहीं भाई अब तो मुझे सिर्फ 16,000 चाहिए इसमें से, दैट्स इट। दूसरा, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क एक्सपोजर कितना है, ये वो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस आपको बताता है। और कोई प्रोसेस ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क को डील नहीं कर रहा। रिपोर्ट के अंदर तो हम समरी जरूर लिखते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क की, लेकिन एनालिसिस सिर्फ क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के अंदर होता है। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में हमने इंडिविजुअल रिस्क की प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट देखी थी, दैट्स इट। ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क वहां पे नहीं चढ़ा था। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट कितना रिस्की है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल, बिकॉज ऑफ वो जो हाई प्रायोरिटी रिस्क है उनको सामने रखते हुए जो ओवरऑल असेसमेंट है वो हमें अगेन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस के थ्रू मिलती है। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंगली हमारा जो रिस्क रजिस्टर है और रिस्क रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाता है। रिस्क रजिस्टर के अंदर तो जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल रिस्क है, आपने उनको करना है। और जो रिस्क रिपोर्ट है उसके अंदर हम लिखते हैं कि हमारे पास अब ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क एक्सपोजर कितना है। अब पॉसिबल रियलिस्टिक एंड अचीवेबल कंप्लीशन डेट कितने परसेंट के साथ, कितनी कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह वगैरह, वो सारा आप इस एनालिसिस के नतीजे में रिस्क रजिस्टर एंड रिस्क रिपोर्ट के अंदर लिख देते हैं। और यहाँ पे आप में भी कुछ रिस्क रिस्पॉन्सेज रिकमेंड करें, या फिर एटलीस्ट जब मुझे ये पता चल जाता है ना कि यार ये 3 रिस्क ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा मेरे स्केड्यूल को अफेक्ट कर रहे हैं, वो जो हमने टार्टोरेडो डायग्राम में बनाया या वो जो हमने मोंटी कार्लो के थ्रू कराया, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि यार इनको अवॉइड कर दें। ये अगर आप कर लेते हैं किसी तरह तो मे बी आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत कुछ सेव कर सकता है। तो इस किस्म की सजेशन में भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ऑब्वियसली रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग उसके बाद होगी और वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे और कल हम इसको इंशाल्लाह कंक्लूड भी कर देंगे। सो आई नो इट वाज अ कॉम्प्लेक्स लेक्चर टुडे, थोड़ा सा एडवांस्ड, वो टेक्निकल टर्म्स बहुत ज्यादा थी, बट उनको एक दफा सुन लें, पढ़ लें और अपने पास सिर्फ समरी इन्फॉर्मेशन रखें, दैट्स इट। ठीक है, रीटा के अंदर ये बहुत कुछ नहीं होगा, इसके अंदर जो कुछ मैंने डाला हुआ है वो नहीं है, बट रीटा के अंदर सिर्फ लिखा होगा कि यूं हो जाता है और वो हो जाता है, बस जबानी जबानी है। आपको
अंडरस्टैंडिंग यहीं से मिलेगी. So that's all. If you have any question, you may ask me now or maybe tomorrow. So take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.